स्टैंडिंग वेव की तरह। स्टैंडिंग वेव की तरह जब वो बिहेव करेगी तो उसने क्या किया, इस केविटी को एज ए क्यूबिकल साइज का मान लिया, घनीय आकार का मान लिया उसको। एक जो आप मेरे पास में जो एक स्मॉल जो साइज होती है ना, स्मॉल साइज को आप एक क्यूब की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक स्मॉल स्फेरिकल साइज को भी आप एक स्मॉल क्यूब की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या मान लिया इसने, एक प्रकार से क्यूबिकल साइज की मान ली। ये मान के क्या मान लिए कि वहां पर जो वेव्स थी वो कौन सी थी, स्टैंडिंग वेव थी, अप्रगामी तरंग थी। और अप्रगामी तरंग की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, वो होती है साई इज इक्वल ए साइन के डॉट आर कोस ओमेगा टी, ए साइन के डॉट आर कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो के है, इस के को बोलते हैं अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट। संचरण नियतांक, संचरण नियतांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन लेमडा। के इज इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा। अब देखिए एक स्टैंडिंग जो वेव, जो अप्रगामी तरंग है, उस अप्रगामी तरंग का एक डायग्राम अपन बनाते हैं। वो उसके नोड्स कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि जो स्टैंडिंग वेव के जो नोड्स है वो कहाँ पर बनेंगे, केविटी के वॉल्स के ऊपर, कोटर की दीवारों के ऊपर बनेंगे। तो देखिए, और ये जो रेले जीन्स जो लॉ है वो स्टैंडिंग वेव में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा वितरण के लिए दिया गया है रेले जीन्स लॉ। तो आप स्टार्टिंग में लाइन लिख सकते हो, रेले जीन्स का विकिरण नियम किसके लिए दिया गया है, अप्रगामी तरंग में ऊर्जा वितरण के लिए, फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैंडिंग वेव। ठीक है, यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास में जो स्टैंडिंग वेव है वो केवल इसी प्रकार बन रही है, एक नोड यहां पर, एक नोड यहां पर। ये क्या है, वाल्स है। तो अब यहां पर देखो के इक्वल क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। के इक्वल क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। सेकंड, और यहां पर ये भी देखिए, ये बाद में लिख देंगे अपन। एक दिया के पास में वेव इस प्रकार से हो, यहां पर 0 मान ले, यहां पर क्या मान ले, 2a, यानी लेमडा की वैल्यू क्या है, 2a। ठीक है, यदि इस प्रकार से बन जाए, इस प्रकार सो ऑन, आगे अपन और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेमडा इक्वल 2a है। यहां पर ये जो 2a है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। ये लेमडा इक्वल क्या हुआ, a, लेमडा इक्वल क्या हुआ, a। और यहां पर जो 2a था वो 1, 2 और 3 कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। तो लेमडा इक्वल 2a/3। ठीक है, अब देखिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये एक्स एक्स है, कौन सी एक्स है, एक्स एक्स। तो अब देखिए k इक्वल क्या होगा, 2 पाई लेमडा, 2 पाई लेमडा। और यहाँ पर 2 पाई लेमडा की वैल्यू कितनी है, टोटल कवर हो रही है, यहाँ पर लेमडा इक्वल 2a। तो ये क्या लिख दिया, 2a, तो ये क्या बन गया, पाई अपॉन a। k इक्वल पाई अपॉन a। और यदि ये एक्स एक्स है तो इस k को क्या लिख दिया अपन, k एक्स लिख देंगे। k एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन a, फर्स्ट के लिए। अब सेकंड देखिए, वही k इक्वल 2 पाई बाई लेमडा, और यहां पर लेमडा की वैल्यू क्या है, a, 2 पाई अपॉन a। ये आ गया। तो मैं इसको यदि एक्स एक्स मानते हैं तो k एक्स इक्वल क्या लिख दिया, 2 पाई अपॉन a लिख दिया। यहां के लिए देखिए k इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, 2a/3। ये 2 पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 पाई बाई a। तो यहाँ पर के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाई a। और ये हमारे पास में कंक्लूजन हो गया किसका, स्टैंडिंग वेव का, अप्रगामी तरंग का। दोबारा समझिए, सबसे पहले क्या किया, रेले और जीन्स ने जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन थी उसको क्या किया, एज ए स्टैंडिंग वेव कंसिडर किया है। क्या किया है, स्टैंडिंग वेव। तो आपके पास में जो रेले जीन्स का जो रेडिएशन लो है वो केवल किसको रिप्रेजेंट करता है,
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और साथ में ये मान लिया जो आपके पास में स्टैंडिंग वेव है इसके जो नोड्स हैं, निस्पंद बोलते हैं हिंदी में, नोड्स, वो कहाँ पर बन रहे हैं? एट ए वॉल्स ऑफ केविटी, कोटर की दीवारों के ऊपर। तो उस कंडीशन में जो प्रोपोगेशन, और यहाँ पर प्रोपोगेशन अपन एक्स एक्स के अलोंग मान रहे हैं, तो के एक्स की वैल्यू पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए आ गई। अब देखिए यहां पर अपन ये कर सकते हैं के एक्स पाई अपॉन ए सब में आ रहा है, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको n से मल्टीप्लाई मान सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई मान सकते हैं? n से। और यदि ये x x है तो यहां पर क्या लिख देंगे अपन? nx। तो अपन यहां पर कर सकते हैं nx इज इक्वल 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। ए से यदि हमारे पास वाई एक्स भी हो तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? के वाई एन वाई पाई अपॉन ए, और z कंपोनेंट हो तो के जेड इज इक्वल एन जेड पाई अपॉन ए, ये आ गया। अब देखिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में के वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा? आई केप के एक्स प्लस जे केप के वाई प्लस के केप के जेड, ठीक है। तो के वेक्टर इज इक्वल आई केप, इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड लेके के को सोल्व कर ले तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और ये रूट जानते हो जैसे आप लोग लिखते हो ना, आर वेक्टर इज इक्वल आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड। तो इसका मैग्नीट्यूड लेके आप कैसे सोल्व करते हो? आर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया है, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ के स्क्वायर इज इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो के स्क्वायर ये के इक्वेशन 1 का यूज करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 1 का यूज। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है? पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सब में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, और ये क्या हो गया? पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए आगे के स्क्वायर, यहां पर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया? एन स्क्वायर लिख दिया। क्या लिख दिया? एन स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहां पर मैंने एन स्क्वायर किसको लिख दिया? एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? एन स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए तो यहां से k इज इक्वल एन पाई अपॉन ए, यानी स्क्वायर हटा दिया, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होता यदि वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो, ठीक है। अब इसी को अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि k इज इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा भी तो होता है, k इज इक्वल क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा। अब केवल इन दोनों को ही सोल्व करेंगे अपन, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, यहां से पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा? ये एन अपॉन ए इज इक्वल 2 अपॉन लेमडा। और आप लोग जानते हो कि लेमडा बराबर क्या होता है? सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू। तो आपके पास ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, रखेंगे इसको, तो एन अपॉन ए इज इक्वल 2 लेमडा की वैल्यू सी अपॉन न्यू। तो देखिए एन इज इक्वल 2 ए न्यू अपॉन सी, एन इज इक्वल 2 ए न्यू अपॉन सी। अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन को देखिए एक बार, किसकी इक्वेशन है ये?
एक प्रकार की स्फीयर की इक्वेशन है, गोले की समीकरण है। गोले की समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आप लिखो। यहाँ पर ये जो ए है, यहाँ पर मैं आर मान लेता हूँ, एक हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं आर स्क्वायर। ये आर क्या होती है? रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या। तो सेम इसी प्रकार की समीकरण तो है ही है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एन वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह एन जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास किसको शो कर रहा है? नोड्स को शो कर रहा है, निष्पन्द को शो कर रहा है। और यहाँ पर अब देखिए ये रेडियस है, तो यहाँ पर इस स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी? एन। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास में इक्वेशन एन इज इक्वल टू ए न्यू अपॉन सी आ रही है, ये क्या आ रही है? एक प्रकार की रेडियस आ गई किसकी? एक स्फीयर की। ठीक है, अब देखिए एन इज इक्वल टू ए न्यू अपॉन सी। अब देखिए ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये क्या हुआ? एक प्रकार का स्फीयर। और इसी स्फीयर में क्या हो रही है? वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, विद्युत चुंबकीय दोलकों के। इसी में होंगे। तो जैसे आपके पास वाइब्रेशन इस प्रकार से हो रहे हैं, इस प्रकार से वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन हो रहे तो इसका मतलब वो किसी एक पॉइंट के ऊपर तो है। यदि वाइब्रेशन हो रहे इसका मतलब वो किसी एक पॉइंट के ऊपर तो एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब यदि वाइब्रेशन है तो वो उस स्फीयर में किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर डेफिनेट है वो पॉइंट। अब देखिए ये स्फीयर हो गया। इस स्फीयर को एक प्रकार से किसी आप बॉल की तरह कंसीडर करो। एक प्रकार से बॉल मान लो, गेंद मान लो। उस बॉल का ऊपर का पोर्शन, ऊपर का पार्ट हटाओ एक बार। ऊपर का आधा पार्ट आपने क्या कर दिया? हटा दिया। जब बॉल का ऊपर का आधा पार्ट आपने हटा दिया तो फिर उसको देखते हैं तो वो बॉल कैसी नजर आती है? वो बॉल इस प्रकार से नजर आएगी। ऊपर का आधा पार्ट आपने क्या कर दिया? हटा दिया। अब इसको देखो अपन कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे शो करेंगे? इसको अपन चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जानते हो ना इस प्रकार से? ये x, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ ही मान लो यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हो गए। यदि कोई एक पॉइंट होगा तो इसका मतलब या तो इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें या इसमें। किसी एक पॉइंट को एक जगह तो शो कर सकते हैं ना अपन। किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को अपन केवल और केवल एक जगह पर शो कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। मैंने जैसे क्या मान लिया? एन एक्स की वैल्यू मैंने 1 मान ली, एन वाई की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 1 मान ली, और एन जेड की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 1 मान ली। इस पॉइंट को मैं एक जगह तो शो कर सकता हूँ। जैसे एन एक्स, इस साइड में क्या लूँ? एन एक्स, ये लो। इस साइड मैंने क्या ले लिया? एन वाई। और इस प्रकार से ये आपके पास में एन वाई, एन एक्स इस प्रकार से है, एन वाई इस प्रकार से है और एन जेड इस प्रकार से है। इस साइड में क्या मान लिया? एन जेड। ये पॉइंट एक यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा मैं किसी और जगह पर शो नहीं कर सकता। यानी प्रत्येक पॉइंट किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, किसी एक चतुर्थांश में होगा। इसका मतलब टोटल कितने चतुर्थांश हमारे पास में? 4। तो ये जो आधा स्फीयर बच गया ना इसके हो गए, और 4 जो आधे स्फीयर मैंने और अलग कर रखा है। ऊपर का जो पोर्शन मैंने हटा लिया ना, 4 पोर्शन उसके, 4 पोर्शन उसके, टोटल कितने पोर्शन हो गए? 8 पोर्शन। और वो पॉइंट कहाँ पर है? इस 8 में से किसी एक पोर्शन में होगा। इस 8 में से केवल किसी एक पोर्शन में होगा। इसका मतलब n बराबर 2a न्यू अपॉन सी एक रेडियस है किसी स्फीयर की। तो जो हमारे पास में जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मोड्स, कंपन विधा, वो कंपन विधा कहाँ पर होगी? टोटल जो स्फीयर है उसके 1/8वें भाग में होगी। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या वाइब्रेशन मोड्स कहाँ पर होंगे? टोटल जो स्फीयर है कितनी रेडियस का? n बराबर 2a न्यू अपॉन सी, इस रेडियस के स्फीयर के 1/8वें भाग में होगी। अब देखो टोटल वाइब्रेशन कितने होंगे। यदि मैं ऐसे मान लूँ कि ये इसका 1/8वां भाग, जैसे एक पॉइंट ये मान लिया मैंने, ये एक पोर्शन, इसमें पूरे में मैंने क्या मान लिया? वाइब्रेशन। इस प्रकार से वाइब्रेशन मान ली, इस प्रकार से हो रहे हैं, इस प्रकार से ये वाइब्रेशन हो गए। ये मैंने एक भाग ले लिया, 8 में से एक भाग ले लिया। पूरा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह यहाँ पर n क्यूब।
इतने वाइब्रेशन हो गए, इतने क्या हुए वाइब्रेशन 8वें भाग में। अब देखिए 1/8 इसको सोल्व किए, 2 इंटू 3 6, 1/6 पाई एन क्यूब, 1/6 पाई एन क्यूब। यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ इसको, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जैसे मैंने एन न्यू मान लिया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन न्यू फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में क्या मान लिया मैंने, एन न्यू। एन की वैल्यू यहाँ से रखी है 1/6 पाई एन क्यूब, एन क्यूब यहाँ से वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 2⁻3 तो 8 ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 4/3, 4/3 सही कर रहा हूँ कि मैं, 4/3 ठीक है, पाई न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और ये ए क्यूब, ये आ गया। यहां पर यदि मैं इसको क्यूबिकल मानूं, घनीय मानूं, तो प्रति एकांक आयतन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी निकालने के लिए पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को। तो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, आयतन से डिवाइड, तो 4 पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ये आ जाएगा आपके पास में 4/3 पाई न्यू क्यूब सी क्यूब, प्रति एकांक आयतन के लिए 4/3 पाई न्यू क्यूब सी क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपके पास में एन न्यू, मान ले इसको, जो मान ही रहे हैं एन न्यू। अब आगे और देखिए, समझ रहे हो ना इसको, दोबारा देखिए इसको। हमारे पास में एक स्फेयर आ गया जिसकी रेडियस क्या थी, n = 2a न्यू बाई सी, 2a न्यू बाई सी। तो प्रत्येक वाइब्रेशन कहाँ होगी, इस रेडियस के गोले के किसी एक 8वें भाग में होगी, किसी 8वें भाग में। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल जो स्फेयर है उस स्फेयर को 8 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल जो स्फेयर है उस स्फेयर के आयतन को 8 से भाग दे दीजिए, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आयतन से भाग दे दीजिए, आयतन क्या था, क्यूब का ए क्यूब, तो ए क्यूब से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए जो आपके पास में वाइब्रेशन इस प्रकार से होती है, इसकी कितनी पोलराइजेशन स्टेट है, कितनी ध्रुवण अवस्थाएं हैं, 2 ध्रुवण अवस्था है। तो 2 पोलराइजेशन स्टेट के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, 2 × 4/3 पाई न्यू क्यूब सी क्यूब, तो कितना हो गया 8/3 पाई न्यू क्यूब सी क्यूब, ये आ गया। और ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो 0 से लेकर न्यू टोटल फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस है, 0 से लेकर न्यू टोटल फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है। अब आगे और देखिए, लेकिन मुझे टोटल नहीं लेने, मुझे कितने लेने, केवल मान लीजिए हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये 0 और ये न्यू कितनी कुछ इनफाइनाइट मान लो, यहाँ पर क्या मान ले, इनफाइनाइट। तो अब मैंने यहाँ पर एक रेंज ली, यहाँ पर न्यू मान लिया, और ये इतनी रेंज डी न्यू, तो यहाँ पर क्या जाएगा न्यू प्लस डी न्यू, इसमें कितने होंगे, तो देखिए अतः न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती प्रास में कंपन विधाओं की संख्या नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स इन न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स इन न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो जाएगा, इसको एन न्यू डी न्यू मान ले, क्या मान ले, एन न्यू, या इसको कैपिटल से लिख लेते हैं, इसको ये लो एन न्यू डी न्यू मान ले, इसको कैपिटल से लिख देना एन न्यू, इसको भी लिख देना एन, इसको भी एन न्यू, इसको स्मॉल से रहने दो, पर यूनिट के लिए कैपिटल कर दो। ठीक है, एन न्यू डी न्यू क्या करेंगे भाई, आप लोग जानते हो पूरी रेंज दी गई है, और यदि आपको एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूछ रहा है, किसी पर्टिकुलर रेंज में पूछ रहा है, पूरा दिया गया है, स्मॉल निकालने के लिए डिफरेंशियल,
कम दिया गया है पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें इस रेंज में चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशियल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 8/3 पाई न्यू क्यूब का 3 न्यू स्क्वायर, 3 न्यू स्क्वायर, नीचे सी क्यूब है और न्यू का डी न्यू। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, ये 3 कैंसिल आउट, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू, ये एन न्यू डी न्यू, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना अच्छी तरह, एन न्यू डी न्यू। अब आगे और देखिए, ये तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, लेकिन यदि अपन को इसी को वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए वेवलेंथ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, एन लेमडा डी लेमडा के फॉर्म में लिख देंगे, 8 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, सी क्यूब अपनी जगह, न्यू स्क्वायर और डी लेमडा डी न्यू। देखिए न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा, ठीक है। तो एक तो न्यू स्क्वायर है तो उसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिए, तो सी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर। एक आगे है डी न्यू, तो इसका कर दीजिए डिफरेंशियल डी न्यू, सी अपॉन 1 लेमडा का माइनस 1 लेमडा स्क्वायर और लेमडा का डी लेमडा, ये लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। माइनस साइन में यहाँ पर नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ रहे हैं, कंपन विधाओं की संख्या आ रही है, कंपन विधाओं की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती। यदि वाइब्रेशन है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, अदरवाइज है ही नहीं, इसका मतलब नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। यदि ले भी लिया तो आपको वहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू सी क्यूब, तो सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, तो एन लेमडा डी लेमडा इज इक्वल 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा, ये फॉर्मूला बच रहा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब इन नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो चाहे फ्रीक्वेंसी में हो चाहे वेवलेंथ में हो, इसके कोरेस्पोंडिंग उसकी एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी। तो देखिए अब अपन बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो देखिए फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम से, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऊर्जा वितरण नियम से, देखो एक फॉर्मूला आपके पास सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स में चलता था कि U इज इक्वल एन के टी, U इज इक्वल या E इज इक्वल एन के टी या U इज इक्वल एन के टी। अब देखिए सबसे पहले मैं इसके लिए लिख रहा हूं, किसके लिए, इन फ्रीक्वेंसी रेंज, इन फ्रीक्वेंसी टर्म्स, आवर्ती के पदों में, आवर्ती के पदों में। इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, यहां पर U है तो U किसके फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो न्यू, रेंज में पूछ रहा है तो डी न्यू, U इज इक्वल एन के टी, एन एन यहां पर क्या चल रहा है, एन न्यू डी न्यू। देखिए यहां पर U इज इक्वल एन के टी है तो U न्यू डी न्यू लिख रही है, तो आपको इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, एन न्यू डी न्यू लिखना पड़ेगा। तो डी न्यू लिख दिया, फिर आगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, के टी से, तो ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू यहां से रख दो, इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे अपन, तो U न्यू डी न्यू इज इक्वल, ये वैल्यू 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी, तो U न्यू डी न्यू 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब और ये डी न्यू। इक्वेशन ए मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य के पदों में, U लेमडा डी लेमडा इज इक्वल, यहां पर एन लेमडा डी लेमडा हो जाएगा और इनटू
के टी, ये वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए यहां से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल 8 पाई, ये के टी यहां पर है तो इसको मैं यहां पर लिख दूं के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 और ये डी लैम्डा, ये इक्वेशन बी। तो ये इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ए और जो बी है उसे क्या कहते हैं अपन, रेले जीन्स रेडिएशन लो, रेले जीन्स का विकिरण नियम। तो लिख देता हूं मैं यहां पर समीकरण ए व बी रेले जीन्स के विकिरण नियम, विकिरण नियम को व्यक्त करते हैं। इक्वेशन ए एंड बी आर रिप्रेजेंट्स रेले जीन्स रेडिएशन लो, रेडिएशन लो। अब यहां पर इसकी भी असफलता है, असफलता, फेल्योर। क्या है, किसी एक इक्वेशन को देख लीजिए, जैसे आपने ये इक्वेशन देख लिया, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, यहां पर आ रहा है कि यू न्यू, ये जो यू न्यू है प्रोपोर्शनल किसके हैं, न्यू स्क्वायर के, तो यू न्यू प्रोपोर्शनल न्यू स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक प्रकार से वो पहले ग्राफ बना देता हूं जो पहले आपके पास में आ चुका है। ग्राफ इस प्रकार से कुछ आया था, किसी एक टेम्परेचर के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ई लैम्डा लिख लीजिए या यू लैम्डा, वो एक ही बात है, केवल इसमें क्या होता है वो वॉल्यूम से डिवाइड हो जाता है, केवल डेंसिटी में क्या होता है, केवल वॉल्यूम से डिवाइड। तो पहले बढ़ रहा था फिर मैक्सिमम के कम हो रहा था, इस प्रकार से कुछ था। तो देखिए यू न्यू प्रोपोर्शनल न्यू स्क्वायर है, न्यू जैसे जैसे बढ़ेगा यू न्यू भी बढ़ेगा, न्यू बढ़ रहा है यू न्यू भी बढ़ रहा है, न्यू बढ़ने का मतलब लेमडा कम हो रहा है, न्यू बढ़ने का मतलब लेमडा कम हो रहा है, ठीक है भाई। आप लोग जानते हो ना न्यू प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा, न्यू प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा। तो सबसे पहले न्यू बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये तो ठीक ठाक आ रहा है। न्यू कम होगा तो ये भी कम होगा। अब न्यू कम होने का मतलब लेमडा बढ़ रहा है, न्यू कम होने का मतलब लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ने पर ये कम हो रहा है, लेमडा बढ़ने पर ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये अनसक्सेसफुल रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में जो वीन्स रेडिएशन, सॉरी रेले जीन्स का जो रेडिएशन लो है, रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ही ठीक है, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज में ये रॉन्ग रिजल्ट देता है, असत्य रिजल्ट देता है, असत्य परिणाम देता है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देता हूँ, असफलता में पूरा लिख रहा हूँ। सिंस यू न्यू प्रोपोर्शनल न्यू स्क्वायर, अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आवर्ती न्यू का मान बढ़ता जाता है, यू न्यू का मान भी बढ़ता है, परंतु ऊर्जा वितरण वक्र के अनुसार यू न्यू का मान एक निश्चित
सीमा तक बढ़कर घटना प्रारंभ हो जाता है। घटना प्रारंभ हो जाता है। अतः घटना चाहिए जबकि यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अतः रेले जीन्स का विकिरण नियम आवर्ती के उच्च पदों अर्थात तरंगदैर्ध्य के निम्न मान के लघु मान के लिए असंभव परिणाम देता है। असंभव परिणाम देता है। और ये क्या है, असफलता। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इफ फ्रीक्वेंसी न्यू रेगुलरली इंक्रीजेज then the value of u nu also increases, but according to energy distribution curve, u nu increases at a certain value. After the certain value, the energy distribution should start to decrease. So Rayleigh-Jeans radiation law gives unsuccessful result for higher value of frequency, that is low value of वेवलेंथ। इसका मतलब ये हाई वेवलेंथ में सही है, लो वेवलेंथ में असत्य है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में।